दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के चैनल पर। और ये जीएस टेस्ट नंबर 4 है और ये आपका दृष्टि का है। तो इसमें करंट अफेयर प्लस आपके उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आंसर सभी शामिल रहते हैं। तो आप में से जो भी व्यक्ति नया जुड़ा हो तो वो चैनल पे सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको पूरी एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी। एक क्या, 2-3 प्ले लिस्ट हैं। आर की भी है और यूपीपीसीएस की भी है। 2024 के टेस्ट पेपर की अलग है और 2023 के टेस्ट पेपर की अलग है। तो देखो, हम ये टेस्ट पेपर को अटैम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन के बाद में जो भी आंसर होता है उसकी हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि है। विश्व व्यापार संगठन मतलब, तो विश्व व्यापार संगठन का मतलब क्या है कि आपका WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसमें कौन राजदूत है, मतलब भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ब्रजेंद्र नवनीत, प्रीति अगलायब, हसमुख औधिया या अधिया एंड संजय मिश्रा। आप में से किसी को भी अगर आंसर पता है तो पहले आप इनको टिक करो अपने आंसर को, फिर देखो कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जुलाई 2023 में भारत सरकार ने जो विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में हैं ब्रजेंद्र नवनीत, उनका कार्यकाल 9 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। तो कौन हो जाएंगे? ब्रजेंद्र नवनीत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी, DY चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी जी या S जयशंकर। आपको पता है कि 2-3 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। मतलब किसी भी देश में जाते हैं, यात्राएं करते हैं, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, है ना। तो यहाँ पर जो ये सम्मान दिया गया, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, वो आपका दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जी को। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एयरलाइन को एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया? विस्तारा एयरलाइन, एतिहाद एयरवेज, एयर इंडिया या एयर एशिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लो। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की राष्ट्रीय एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को एयरलाइन रेटिंग्स अवार्ड में लगातार दूसरे वर्ष एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एतिहाद। और ये है कहाँ की? तो ये UAE की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? रणजीत प्रताप, देवाशीष चटर्जी, सुरेश गंगोत्रा या TN सेशन। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो TN सेशन ने वर्ष 1990 से 96 के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC के रूप में चुनावी व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया। मतदाताओं के लिए फ़ोटो पहचान पत्र की शुरुआत इस दिशा में उठाया गया एक कदम था। और ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो TN सेशन जी ने ही लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या थी? सतत विकास और पर्यावरण, कार्यस्थल पर समावेशता और विविधता, एंड परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाने, या भविष्योन्मुख कौशल डिजिटल युग में आगे बढ़ना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, थीम के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, कई बार पूछ रहे हैं विश्व जल सप्ताह की थीम क्या थी। तो आपको अब क्वेश्चन के साथ में जब कोई भी चीज़ होती है, कोई भी दिवस होता है, तो उसका थीम भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थीम अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युवाओं को रोजगार, उत्कृष्ट कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के लिए रणनीतिक महत्व का उत्सव मनाया। मतलब उस क्षेत्र में कुछ नया अच्छा करने के लिए वो एक दिन डिसाइड कर देते हैं। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और ये कब की गई थी? 2014 से। ठीक है, और इस साल की जो थीम है विश्व युवा कौशल की, तो है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। तो ये तो आंसर हो गया। लेकिन अगर पूछेंगे कि ये मनाया किस दिन जाता है, तो ये आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाने की तिथि सही सुमेलित नहीं है? देखो, अच्छे से ध्यान रखना, सही सुमेलित नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई एंड मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 जुलाई। 4 दिवस दिए गए हैं, आपको पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो, अभी हमने 15 जुलाई की बात करी, अभी आपको याद हो तो 22 जुलाई को भी कुछ मनाया जाता है। ठीक है, आप में से अगर किसी को याद हो तो मतलब रिकॉल करो कि 22 जुलाई को भी कुछ ना कुछ मनाया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मनाई जाती हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा इसमें सही समझ नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मैंग्रोव दिवस है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, वो आपका यहाँ पर जो दिया गया 31 जुलाई, ये गलत है। ये फिलहाल आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है,
कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया, ये इसीलिए ये आपका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देशों के नाम भी दिए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और देखो जो ज़्यादा ही मतलब डेवलप्ड हो रहा है वही ज़्यादातर ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करता है, जैसे भारत भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। भारत भी बहुत अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश में लगा हुआ है और काफ़ी सारे कामों में सफलता भी मिल रही है हम लोगों को। तो जीता जागता एग्जाम्पल आपका चंद्रयान सेकेंड है ना। तो यहाँ पर देखें तो चीन, ठीक है, जुलाई 2023 में चीन ने विश्व का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जिसका नाम जूके 2, ठीक है, जूके 2 नामक वाहक रॉकेट का निर्माण चीन की निजी कंपनी लैंड स्पेस द्वारा किया गया है और इसे उत्तर पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए हम हिंदी तो देखते ही जा रहे हैं, हिंदी टेस्ट से तो अटैम्प्ट करती हूँ, पर ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की है क्वेश्चन। तो जो भी व्यक्ति अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन का जुड़ता है तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो आप उनको भी देखते चलो, थोड़ा सा बस 3 से 4 सेकंड का समय इसमें जाता है, बाकी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की खोज की गई है? ऑर्गन, फॉस्फेन, हाइड्रोजन या मीथेन? शुक्र ग्रह का वायुमंडल है, उसके अंदर कोई एक गैस की खोज की गई है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सी गैस? जुलाई 2023 में वैज्ञानिकों ने हवाई के मौना किया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप की सहायता से शुक्र ग्रह के वायुमंडल में गहरे स्तर पर फॉस्फीन गैस का मतलब पता लगाया, ठीक है। क्या हो जाएगी? फॉस्फीन गैस। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचारों में रही PBWRS-1 एक किस्म है, किसकी? मक्के की या गेहूं की या चावल की या आलू की? तो ये होती हैं एक किस्म, नई नई तैयार की जाती हैं, तो वही यहाँ पर बताना है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने PBWRS-1 नामक गेहूं की एक नई किस्म को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिसमें उच्च स्तर का एमाइलेज स्टार्च मौजूद है और इसे टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग के खतरा को कम करने के लिए बनाया गया। देखो मधुमेह यानी कि शुगर हमारे भारत में बहुत आम है। 30 ईयर की एज के बच्चों को आराम से, मतलब बच्चे नहीं, यंगस्टर्स को आराम से शुगर हो रही है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए उत्तरदायी। एक तो जीवन शैली है, जो जीवन शैली ज़्यादातर लोग जी रहे हैं। कुछ लोगों की जीवन शैली अच्छी है बट फिर भी हो रही है, क्योंकि ये चावल और गेहूँ हुआ और आपका कई सारी चीज़ें हुई जो बहुत नुकसान, आलू, तो ये नुकसान करती हैं, मतलब इनका कुछ कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए ऐसी चीज़ों की खोज की जा रही बार बार कि जो हम खाएं तो हमें उससे शुगर होने के चांसेस बहुत कम रहे, ठीक है, क्योंकि वो मुख्य भोजन होता है तो कितना भी कोशिश करो कम तो होता नहीं है। तो ये किसकी किस्म है? गेहूँ की, ठीक है। नेक्स्ट है कि सतैरिया फर्स्ट नामक संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? 4 देश दिए गए हैं, देश के नाम आप पढ़ लो अच्छे से, हमें फिलहाल यहाँ आंसर बताना है। तो ये आपका इंडोनेशिया से संबंधित है। किससे? तो इंडोनेशिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, देखो गर्व वाला क्वेश्चन है और इसकी बात हमेशा होती रहती है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में अभी आ चुका है, ठीक है। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसे LVM-3M4 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी शेप का स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री पेलोड है। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कह रहे हैं इसमें हमें आंसर बताना है। चंद्रयान क्योंकि अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको तो पूरा मतलब पढ़ देती हूँ मैं, इसीलिए। चंद्रयान 3 आपका चंद्रयान सेकंड का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्र सतह, सॉरी हमने शायद उतने समय चंद्रयान सेकंड बोल दिया था, चंद्रयान 3, ठीक है। तो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। प्रोडोडन मॉड्यूल 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक लैंडर और रोवर विन्यास को ले जाएगा, ठीक है। इस प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और मतलब ये थोड़े साइंस की भाषा है, यहाँ पर जो ये दे रहा है कि स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री पेलोड है, इसमें मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री पेलोड है। तो ये आपका ऑप्शन कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा पढ़ने में अलग टाइप का है, तो इसको वहाँ आप अच्छे से पढ़ लेना, डिटेल में आंसर दिया गया है, ये कितने मिलीमीटर का है क्या नहीं है, ठीक है। तो आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन सही है कि यानी दोनों ऑप्शन ही सही है। LVM-3 और M4 जरूर याद रखना, ये लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब ये इसमें मौजूद है कि नहीं ये तो सही है, पर वहाँ अच्छे डिटेल से पढ़ लेना, पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और क्योंकि ये साइंस की लैंग्वेज है तो थोड़ा अजीब सी लगती है। क्वेश्चन है हमारा कि संघाई सहयोग संगठन में 9वें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? पूर्णकालिक है, याद रखना। 4 देशों के नाम दिए गए, अफगानिस्तान, कंबोडिया, तुर्की या ईरान। और किस में? तो संघाई सहयोग संगठन में, ठीक है। बात करें अगर तो जुलाई 2023 में भारत ने वस्तुतः आपका SCO
कि 23वें शिखर सम्मेलन, ये कौन सा था, एससीओ का जो है वो 23वां शिखर सम्मेलन था। 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान को आधिकारिक तौर पर नवे सदस्य देश के रूप में एससीओ में शामिल कर लिया है। एससीओ की भारत की अध्यक्षता का विषय एक सुरक्षित एससीओ की ओर है, मतलब भारत का जो विषय है वो एक सुरक्षित एससीओ की ओर है, जो वर्ष 2018 एससीओ किंगदाओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ईरान को इसमें पूर्णकालिक देश के रूप में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत का क्या स्थान है। तो वर्ष 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है वो 112वीं रैंक है। कितनी है, 112वीं रैंक है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आकाश पठार जो हाल ही में खबरों में था, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या कर्नाटक। खबरों में था तो क्वेश्चन बन गया है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कास पठार यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में एक निर्दिष्ट जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ठीक है, पहली बात तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में। दूसरी बात, ये यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में निर्दिष्ट हुआ है। ठीक है, इसे मराठी में कास पत्थर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम कासा वृक्ष से लिया गया है, जिसे वानस्पतिक रूप से एलिओकोकार्पस ग्लैंडुलोसस रुद्राक्ष परिवार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया आपका, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस भारतीय संस्थान ने सुसाइड ड्रोन विकसित किया है। MNNIT प्रयागराज, कानपुर या रुड़की या BHU। ठीक है, ये 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। तो फिलहाल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने कॉमिकेज ड्रोन, एक प्रकार का आत्मघाती ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। और आत्मघाती ड्रोन आपका 100 किलोमीटर तक 6 किलोग्राम तक का हथियार ले जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, IIT कानपुर। आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखते चलो, ये अभी हमने हिंदी का अटेम्प्ट किया है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का है, पता ही है सबको, तो इनको आप देखते चलो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या कम करने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा है। मतलब देखो, मेहनत सभी कर रहे हैं, पर किसने ज़्यादा मेहनत की है और गरीबी को दूर किया है। ठीक है, 60 नंबर है। तो फिलहाल ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, उतार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्यारा तो है ही, क्योंकि हम लोग यहाँ, मतलब मैं तो रहती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है कुछ कुछ चीज़ों के सिवा। ठीक है, अब कुछ कुछ एक्सेप्शन तो होते हैं, जहाँ पर इंसान चलता है तो उसकी परछाई आती है। वैसे कुछ कुछ चीज़ें गलत बहुत होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए, और सब लोगों को इसके लिए कोशिश भी करना चाहिए, और किया करो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, आई होप कि करंट में रहता है और वैसे भी याद होगा। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में तांगसा जनजाति प्रतिवर्ष बिहू कुहू महोत्सव मनाती है, जो उनकी सांस्कृतिक परंपरा और प्राकृतिक के साथ गहरे संबंध का एक जीवंत प्रमाण है। तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहले शहरी निकाय बन गया। बहुत सिंपल है, पढ़ा ही होगा, वो है आपका इंदौर। ठीक है, आपका मतलब माइंड मत करना, हम सबका इंदौर है ना, देश के अंदर ही तो है हमारे भारत के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप ग्रुप में शामिल हो गया है। अब 4 देशों के नाम दिए गए, नाम आप पढ़ लो। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप CGRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, भारत। आगे बढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे लाखों गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। पहली बात तो ये देश का पहला राज्य बना है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स को वैसे ही सामाजिक सुरक्षा बहुत कम होती है, तो आप उनके हालत देखते रहते हो। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, C। अब कथन कारण का क्वेश्चन आ गया है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन भी ना तो कटौती की जा सकती है, संविधान संशोधन द्वारा भी ना तो कटौती की जा सकती है, ना ही इसे हटाया जा सकता है। मतलब जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। वो ये कह रहे कि संविधान संशोधन करके भी नहीं किया जा सकता। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता घोषित किया। मतलब कोई गलती होती है तो उसमें कोई गुंजाइश तो होनी चाहिए ना सही गलत समझने देखने की। अब न्यायिक समीक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा क्या गलत था उस समय। तो वही बात इन्होंने कथन और कारण के माध्यम से कहा है। हमें बताना है फिलहाल कि क्या इसमें ऑप्शन सही है।
मतलब ये ऑप्शन अलग तरीके से दिए, इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना। आप ऐसे ही मत बंद करके और तुरंत ही फर्स्ट ऑप्शन सही कर दो, ठीक है। फिलहाल आपका कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कथन कारण की एक दूसरे की वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब व्याख्या सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन लेकिन बी आएगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑप्शन को बी में ये वाला लगाया है, तो इसलिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। आगे बढ़ना होगा हम लोगों को। अभी ये हमारे क्वेश्चन है इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो जो भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं वो इसको मतलब देख लें। और आप सब लोग जो इतना लाइक सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। देखो उसका जो फाइनेंशियल मतलब फ़ायदा है वो तो है ही, लाइक सब्सक्राइब का, शेयर का, बट ये कि उससे ये लगता है कि हाँ इतने लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है मैं कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। उसका मतलब पैसे कब आते हैं, लोग पैसे तो यूट्यूब से कमा ही रहे हैं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं कर रही हूँ ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ। ओके, नेक्स्ट है कि न्यायालयों के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य हैं। दो ऑप्शन दिए गए। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है, क्या ऐसा है? सेकंड, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। व्यापक मतलब बड़ा है, ठीक है। हिंदी में अगर आपको लग रहा हो तो बड़ा है, ठीक है। तो फिर क्या है, दोनों में से कौन सा सही है, ये हमें ध्यान रखना है। तो न्यायालयों का रेट क्षेत्राधिकार की बात करोगे तो भारतीय संविधान ने न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में गारंटर और रक्षक, ये तो नॉर्मली परिभाषा है जो सब लोग जानते हैं। क्या दोनों ही कथन सत्य है? तो ये सत्य है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा रिट जारी करने में ज़्यादा व्यापक मतलब ज़्यादा बड़ा है। अब उसमें ये कन्फ्यूज मत होना कि सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा है तो हाई कोर्ट की रिट, तो क्षेत्राधिकार की बात हो रही ना यहाँ पर, वो बड़े छोटे के मतलब वो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट कैसे बड़ा होगा, वो नहीं, रिट क्षेत्राधिकार बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद या प्रावधान सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन, 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 130 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, एंड डी की 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। 124 तो सिंपल है, याद है, मतलब आपको याद ही होगा, आई होप मैं ऐसा सोच के चल रही हूँ, मुझे याद है कि स्थापना एवं गठन 124 आपका सही है, बिल्कुल सही है। 126 कार्यवाहक न्यायाधीश, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग आर्टिकल 126 अपॉइंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक होता है तदर्थ। तदर्थ और कार्यवाहक में फ़र्क है, ध्यान रखना। हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश को पढ़ लेना, इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी को पढ़ लेना। मेरा क्वेश्चन इसमें दोनों में गलत हुआ है, मैं तदर्थ और कार्यवाहक मैंने एक ही समझ लिया था, तो गलती मत करना, ठीक है। ये भी आपका सही है। 130 जो कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नहीं भाई ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब है 130 से जो आपका परिभाषा है वो है सर्वोच्च न्यायालय का आसन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का शॉर्टकट में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि SC करके कर दिया, आसन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। आगे बढ़ना है, मैंने डिटेल में इसलिए बताया ताकि चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो जाए। इनके 4 क्वेश्चन भी कहीं बने तो आप इनको क्लियर कर ले जाओ, मतलब टैकल कर ले जाओ, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, या धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, अथवा उसे अस्वीकार कर सकती है। मतलब सफ़ेद झूठ, धन विधेयक का राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। धन विधेयक का लेना देना है आपका लोकसभा से, ठीक है, लोअर हाउस से, मतलब जनरल भाषा में लोअर हाउस बोलते हैं, तो लोकसभा से लेना देना। तो ये अपने आप में कट गया, तो ऑप्शन ए केवल आपका यहाँ पर 24 का सही है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कभी भी धन विधेयक को लेके लोकसभा के अलावा कहीं भी बात करें तो इसमें ये गलत है। दूसरी बात, राज्यसभा और क्या क्या कर सकती है, तो राज्यसभा किसी विषय को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करने की शक्ति है, वो आर्टिकल 249 के तहत डिफाइन है, ठीक है। दूसरी बात, अगर और अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करना हो नए तरीके से, ठीक है, मान लो पुलिस सेवा को भी इसमें शामिल करना हो UPSC के माध्यम से, तो उसके लिए 312 के तहत राज्यसभा के पास विशेष शक्तियाँ हैं, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, लोकसभा के विघटन अगर हो जाता है, किस स्थिति में सीमित अवधि के लिए, कुछ समय के लिए, 352 के तहत आपातकाल का अनुमोदन करना, ये भी आपका इसमें शामिल है। तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या है, 24 का मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, कोशिश की है ताकि क्लियर चीज़ें हो जाएं। आगे बढ़ेंगे, कह रहे कि दल परिवर्तन रोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। दल परिवर्तन या दल विरोधी, ऐसे कई सारे नाम इसको देते हैं। बहुत सिंपल है, कहीं भी देखो 10वीं अनुसूची, तो ये दल परिवर्तन से ही आपका
मतलब कि संबंधित है क्या, तो ये 10वीं अनुसूची। 11वीं आपको पता है पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, बहुत सिंपल है ना। छठी आपकी थोड़ा कन्फ्यूज हो सकती है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है, किससे, प्रशासन से संबंधित। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो उसको आप कमेंट में करके बताइएगा किससे संबंधित है। जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम कितने दिनों की अवधि तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी ये क्वेश्चन आता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति अगर उनमें काम करते हैं, या उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उनका भी पद खाली है, तो सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट जज जो होगा, मोस्ट सीनियर जज, ठीक है, वरिष्ठ, वो आके काम करेंगे। तब भी 6 महीने से ज़्यादा का काम नहीं करेंगे, 6 महीने के अंदर ही इसके चुनाव करा लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्वेश्चन है 22, 23, ठीक है, 24, 25 एंड देन 26। आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राज्य विधानमंडल, लोकसभा, यहाँ जहाँ जहाँ अनुसूचित जनजातियों या जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है उसका क्वेश्चन जरूर वो लोग बना के देते हैं, ठीक है। तो 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। और कहाँ पर किया गया, तो लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 330 अनुच्छेद के अंतर्गत। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित किससे? अब ये क्वेश्चन एक दूसरे से ही मेल जोल खाते हैं, ठीक है। कैसे खाते हैं तो उसको देखो कैसे मिले हुए। संविधान संशोधन जो 106वां संशोधन अधिनियम 2023 विधेयक है, लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। और ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने से संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। और ये देखो 330 के अंतर्गत लोकसभा में इसका प्रावधान है। और वंदन अधिनियम का नाम सुना होगा, करंट में खूब था, है ना, तो ये उन्हीं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए, 12, 20, 24 या 30, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो 20, कितने हो जाएंगे, 20, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने और नाम परिवर्तन करने का अधिकार देता है। सेकेंड, इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ये जो आर्टिकल 3 की बात हो रही है, ये अनुच्छेद 3 है, ठीक है, इसकी बात हो रही, तो क्या दोनों ऑप्शन इसके तहत सही है या गलत है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। इन्होंने जो कहा कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसकी हमने बात कर ली थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं, ये इसमें कह रहे हैं। सेकंड, अधिनियम के कुछ प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित 6ठी अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं होंगे। ये वर्ड याद रखना, जो यहाँ कहा है ना, लागू नहीं होंगे। अब ये हो सकता है सही भी हो वर्ड या गलत भी हो, तो इसको ध्यान रखना। इस तरीके के जो वर्ड मतलब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर, तो अब इसके ऑप्शन भी दिए होंगे। क्या पहली बात तो ये देखना कि ये दोनों ऑप्शन अपने आप में सही है कि नहीं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, 2 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ये सारी चीज़ें पढ़ लो, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सेकंड की बात करें आपका कि जो कह रहे हैं कि अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित 6ठी अनुसूची वाले राज्यों, 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं आपके, तो अगर शॉर्टकट में याद होगा, ठीक है, तो संविधान की 6ठी अनुसूची में जो शामिल हैं उनको मैं शॉर्टकट में ATM बोल देती हूँ, ठीक है। ATM मतलब असम, T से त्रिपुरा, 1 M से मेघालय और 1 M से मिजोरम। ATM याद रखती हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी एंगलोंग यानी असम में, गारो हिल्स मेघालय में और चकमा जिला मिजोरम में है और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल है। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन दोनों सत्य हैं, यानी ये सही है, लागू नहीं होंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये वाले क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन के देखते चलो, फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखो तो फर्स्ट सेकंड किस में दिया था, सी ऑप्शन में दिया। सी ऑप्शन मतलब दोनों ही ऑप्शन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है कुसिना माने निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं राज्यों के, ए बी सी और डी। हमें बताना है कि क्या ये मतलब सत्य है। कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुसिना मानो स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। कुसिना माने का अर्थ होता है बालगृह या क्रेंच, और इसका उद्देश्य उन बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पोषण तथा सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी माताएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी मनरेगा के साथ साथ आसपास रहने वाली अन्य माताओं के तहत कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए किया गया। किया किसने है, तो ये काम किया है कर्नाटक सरकार ने, बस नाम थोड़ा सा बदला है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो माताओं के बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, उनके लिए बालगृह इस टाइप से चीज़ें करनी है, तो ये उसी की योजना है। नेक्स्ट है मागुरी मोटापुंग बील नामक एक आर्द्रभूमि स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम में, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में या केरल में। आप थोड़ा सा अगर गेस करोगे तो आपको असम लग सकता है। ठीक है, या फिर थोड़ा मतलब लैंग्वेज के हिसाब से मागुरी मोटापुंग वहाँ से थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं ना। तो मागुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र ऊपरी असम में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित है। ठीक है, ऊपरी असम मतलब असम में ही हो गया, और डिब्रू सैखोवा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसके करीब में स्थित है। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्राकृतिक गैस कुएं में 27 मई से 15 नवंबर 2020 तक 5 महीने से अधिक समय तक विस्फोटक और आग लगने के कारण प्रभावित डिब्रू सैखोवा परिदृश्य में अनुमानित 55% का नुकसान हुआ। ठीक है, वो एक अलग जानकारी होगी, लेकिन इसका आंसर आपका ए हो गया। आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि फीफा महिला विश्व कप में गोल्डन बॉल विजेता थी जेनिफर हरमोसो, एटेना बोनमती, मैरी इयरप्स या हिनाता मियाजावा। अलग अलग से देशों के नाम हैं, इसलिए आपको थोड़ा अलग भी लग सकता है सुनने में। तो हमें यहाँ पर आंसर बताना है कि क्या सही होगा। देखो इन्होंने क्या कहा कि फीफा महिला विश्व कप में गोल्डन बॉल विजेता कौन थी। फीफा महिला विश्व कप 2023 की बात करें, विजेताओं की सूची टूर्नामेंट के युवा खिलाड़ी सलमा पारुएलो स्पेन की 19 वर्षीय स्टार सलमा पारुएलो को सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल दोनों में स्थानापन्न के रूप में स्कोर करने के बाद यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब की बात करेंगे यहाँ पर, तो कौन हो जाएगा, मतलब गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोब और गोल्डन कांस्य बूट, सिल्वर बूट, तो ये कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर गोल्डन बॉल की बात हो रही है, तो गोल्डन बॉल एटेना बोनमती जो कि स्पेन की है। कहाँ की हैं, एटेना बोनमती जो कि स्पेन की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये भी करंट का क्वेश्चन है। नमो 108 एक प्रजाति है किसकी, ऑर्किड की, गेहूं की, बाजरा की या कमल की। ठीक है, तो नमो 108 आपकी प्रजाति है एक प्रकार के कमल की। किसकी है, एक प्रकार के कमल की। इसको अगस्त 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR NBR लखनऊ में द्वारा विकसित किया है। NBRI लखनऊ द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2023 में निम्न में से किस देश ने पौध निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए देशों के नाम हैं, हमें यहाँ पर बताना है। तो 2 अगस्त 2023 में राज्य के स्वामित्व वाली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारत और केन्या शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, किसके, तो केन्या के साथ में एक ज्ञापन हस्ताक्षर मतलब एक समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किया गया है। कह रहे कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है, रक्षा, कॉरपोरेट कार्य या विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो जो आपका माया है, ये माया आपका रक्षा मंत्रालय से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स उबंटू पर आधारित स्थानीय रूप से विकसित माया नामक एक नए OS से बदलने का फैसला किया गया। तो क्या हो जाएगा, ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अब हमको ये वाले क्वेश्चन भी देख लेना है। ठीक है, चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अभ्यास जायद तलवार निम्नलिखित में से तलवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। यह भारत और यूएई के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 2023 के अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद थे। तो क्या दोनों ही ऑप्शन सही है, ये हमसे पूछ रहे क्वेश्चन में कि ना तो फर्स्ट ना सही ना सेकंड सही है, बी केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड या डी फर्स्ट और सेकंड। मतलब ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, अलग अलग कर दिए हैं। अभ्यास जायद तलवार की बात करें तो यह भारतीय नौसेना बल और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना बल के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
कथन फर्स्ट हमारा फिलहाल सही है, तो यूएई, ठीक है, वही हो गया संयुक्त अरब यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई आपका तो संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएसए नहीं है, सॉरी मुझे लगा यूएसए लिखा है। और सेकेंड आपका यहाँ पर है कि आईएनएस त्रिकंद, जो इन्होंने कहा ना कि आईएनएस विशाखापट्टनम आईएनएस त्रिकंद द्विपक्षीय अभ्यास जय तलवार में हिस्सा लेने हेतु पोर्ट रसीद दुबई संयुक्त अरब अमीरात गए थे। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आप तुरंत निकाल ले जाओगे। सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखो तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करंट का। ये सुस्वागतम पोर्टल आपका, यहाँ पर आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है। अब ये मतलब राज्य पक्षी जब घोषित किए जाते हैं तो क्वेश्चन आते हैं। पश्चिमी ट्रैगोपैन यानी कि यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसे देश के कुछ हिस्सों में निवास स्थान की हानि का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ का है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का। कह रहे हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य है मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम, क्रोमोसोमल सिंड्रोम, शिशु मृत्यु सिंड्रोम या इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम का भी आपने नाम सुना होगा। तो यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है जो स्पंदित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या क्लोज रेंज अल्ट्रासाउंड के कारण होता है। तो किससे संबंधित है ये, मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य आपका मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है, डायलिसिस, विपरीत परासरण, अपकेंद्रण या विसरण। इसीलिए तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो गंदगी साफ हो जाती है ना, वो किस कारण ऐसे होता है। तो अपकेंद्री बल एक बाहरी बल जो किसी घुमावदार या वृत्ताकार पथ पर गति कर रही किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाता है, और यह वास्तविक बल नहीं है बल्कि जड़ता का परिणाम है जो किसी वस्तु की गति की स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति है। तो ये किससे संबंधित है, अपकेंद्रण, ठीक है। वॉशिंग मशीन जिस सिद्धांत पर संबंधित है या आधारित है वो अपकेंद्रण पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाला घोषणा से संबंधित है, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या उत्सर्जन व्यापार। कंपाला का नाम सुना ही होगा। महाद्वीप पर मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा हेतु 48 अफ्रीकी देशों द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, ठीक है। तो किससे संबंधित होगी, जलवायु परिवर्तन से। कह रहे हैं मायलारा पंथ अस्तित्व में था, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। कर्नाटक का तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का मालवा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र या गुजरात का तटीय क्षेत्र। ये किससे था संबंधित, देखो जो मायलारा आपका पंथ है यह कर्नाटक के बसरूर में 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज से तटीय क्षेत्र में मायलारा पंथ की मौजूदगी का पता चलता है। कहाँ पर, तो कर्नाटक के बसरूर क्षेत्र में। बसरूर मतलब मध्यकालीन काल का ऐतिहासिक व्यापारिक शहर जिसमें 15वीं से 17वीं शताब्दी की 2 मूर्तियाँ मिली हैं। तो यानी ये करंट का विषय है। तो क्या हो गया, कर्नाटक का तटीय क्षेत्र, ठीक है। ये हमने 38 से भी क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इनको भी आप देख लो। 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। आगे बढ़ेंगे कि अंडूरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फिलहाल आपके, असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। इनमें से कहाँ पर अंडूरी उत्सव मनाया जाता है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में मनाया जाने वाला अंडूरी उत्सव, जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड। नेक्स्ट कह रहे किसी आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र संवैधानिक निकाय है। अब ये सारे निकाय अगर आपको अच्छे से पता है तो ही आप इनका आंसर दे पाओगे। क्या भारत चुनाव आयोग भी किसी सिफारिश पर गठित है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंतर्राज्यीय या वित्त आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो ध्यान देना है आपको, आपका जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी स्थापना 1990 में भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी और राष्ट्रपति के पास अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद में और क्या क्या होते हैं, उसके संगठन कौन होते हैं, मतलब उसका कौन कौन से सदस्य होते हैं, वो चीज़ें आप डिटेल में देख लेना, आंसर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो अब ये कथन दिए, मतलब ये कूट दिए गए हैं और ये दोनों ही क्या फैक्ट हमारे सही है ये बताना है। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 6 राज्य में अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालय के
संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रियाओं आदि के बारे में दिया गया है। फैक्ट के बारे में बात करनी थी तो हमने फर्स्ट देख लिया था। आंसर की बात बताना है कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर कह रहा है कि संविधान में परिभाषित है क्या करना, तो उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना, तो ये आपका कथन गलत है। ठीक है, ऐसा मतलब फर्स्ट कथन सही नहीं है। सेकेंड की बात करें कि क्या नाम है, जो ये कह रहे हैं कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन बदल दिए गए हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, डी में केवल सेकंड है, डी का मतलब ये नहीं कि ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के स्रोत देश सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एकल नागरिकता, ब्रिटेन का संविधान, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, आयरलैंड का संविधान, न्यायिक समीक्षा, अमेरिका का संविधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जापान का। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जापान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं ली गई है, बल्कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का मतलब वो उल्लेख है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ये वाला जो दिया गया है जापान के संविधान से, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है। किसकी शपथ का उल्लेख भारत की तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का। किसके शपथ का उल्लेख इसमें नहीं दिया गया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया। आगे बढ़ेंगे, पहले तो आपको ये देख लेनी है, इसके बाद में आगे बढ़ना है। ओके, चलते हैं फिर। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना का कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया? स्वतंत्रता, न्याय, समानता या बंधुत्व। अब ये क्वेश्चन भी इस तरीके से फंसाते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप यहाँ फंस जाओगे। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो फ्रांसीसी क्रांति 1789 के लिए है, और न्याय का आदर्श रूसी क्रांति से। जो न्याय है इसका ये जो आदर्श है ये रूसी क्रांति से लिया गया है। फिर अगर ये क्वेश्चन बन के आया कि बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता किस क्रांति से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया फ्रांसीसी क्रांति से, और न्याय जो है ये रूसी क्रांति से लिया गया, फ्रांसीसी से नहीं। तो बी ऑप्शन ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षण की शुरुआत की? 101वां, 102वां, 103वां या 99वां? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 103वां। ठीक है, 2019 में स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई। अनुच्छेद 16 में संशोधन सार्वजनिक रोजगार में EWS को 10% आरक्षण प्रदान करना है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 7वीं अनुसूची के विषय में सही सुमेलित नहीं है? अब सही सुमेलित नहीं है मादक लिकर राज्य सूची, सौगणना, कब्रिस्तान समवर्ती सूची, दिवालियापन और दिवाला समवर्ती सूची, एंड डाकघर बचत बैंक संघ सूची। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन कह रहे हैं, सौगणना और कब्रिस्तान ये समवर्ती सूची कह रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है? 324 नहीं होगा, 325, 326 या 327 बताना है आपको। 324 क्योंकि आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, निर्वाचन चुनाव आयोग को सौंपा गया है। 325 कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। आपका जो यहाँ पर है संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, कहाँ पर? तो विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में, वो आपका यहाँ पर है 327। कौन सा हो जाएगा? तो 327 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की मतलब सिफारिश की? ये तो मतलब बच्चों वाला कह सकते हैं क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना। ये 2 सूचियाँ दी गई हैं, अनुच्छेद 63, 76, 93 या 148। कोई ना मिले तो 76 को पकड़ लो सबसे पहले। कौन हो जाएगा आपका? 76 से अगर आप मिलान करेंगे यहाँ पर तो कौन सा क्वेश्चन इस आपका सही हो जाएगा? सॉरी, मतलब कौन सा ये जो ऑप्शन है 76 सबसे पहले भारत के महान्यायवादी, ये किससे संबंधित है? तो 76 से, तो 4 नंबर का 76 B4। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अच्छा, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें
तो भारत के उपराष्ट्रपति तो ये 63 से हो जाएंगे, भारत के उपराष्ट्रपति 63। तो इस तरीके से हम देखेंगे। ये आप पहले देखते चलिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ से हमने अभी शुरुआत की है, तो ये अब हम 55 में आ गए हैं। हमें इसका आंसर देखना है केवल। देखो ये कोड दिया गया है, कोड हमारा ए सही है, क्यों? क्योंकि हम B4 में आ गए थे, ठीक है, और A2 में, तो ये इस तरीके से सही है। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त जडेरी नमकट्टी और चेटी बुट्टा साड़ी संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या तमिलनाडु। कहाँ से संबंधित है? तो आपका जो ये चेटी बुट्टा साड़ी संबंध है ना, ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तो तमिलनाडु से। तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध उत्पादों को जडेरी नमकट्टी मट्टी बनाना, चेटी बुट्टी साड़ी को भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है। तो आपका डी विकल्प सही है, ठीक है। कह रहे हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से देविका नदी कायाकल्प परियोजना के संबंध में सही है? यह नमामि गंगे अभियान से अभिप्रेरित एक पहल है। इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना कि इसमें से कितने ऑप्शन सही है। देविका नदी कायाकल्प परियोजना की बात करेंगे तो आपका पहला कथन भी सत्य है। यह परियोजना तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है, सही है। तो आंसर की बात करेंगे तो C ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, उत्तरी चैनल, डेविस जल संधि, सुलिना चैनल या जोहार जल संधि, ठीक है। कौन सा है? तो काला सागर अनाज समझौते से रूस के अलग होने के बाद यूक्रेन ने अनाज के आयात निर्यात के लिए डेन्यूब नदी को अपने नए मार्ग के रूप में अपनाया है। तो कौन सा चैनल हो जाएगा? सुलिना चैनल या सुलिना चैनल, ठीक है। नेक्स्ट वैश्विक नवाचार कह रहे हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत के स्थान क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, A 35वां, B 40वां, C 45वां या D 50वां, ठीक है। तो विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि WIPO जिसे हम WIPO बोलते हैं द्वारा जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत ने 132, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं में से 40वां स्थान हासिल किया। मतलब 132 अर्थव्यवस्थाओं को एनालाइज किया गया होगा, तो वहाँ पर 40वां स्थान इसको प्राप्त हुआ। कह रहे पद्दारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम, छत्तीसगढ़, ओडिशा या जम्मू और कश्मीर। पद्दारी जनजाति ये एक जनजाति है जो भारत सरकार ने संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन, ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, जिसका लक्ष्य जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति यानी ST की सूची में 4 समुदायों को शामिल करना। पद्दारी जनजाति, कोली, गड्ढा ब्राह्मण और पहाड़ी जाति हैं, ठीक है। तो अब इनके सिवा अगर पद्दारी के अलावा भी नाम आता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ, तो D ऑप्शन हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ठीक है। कह रहे हैं इबेरियन भेड़िया अंडालूसिया में एक विलुप्त प्रजाति है। अंडालूसिया स्थित है पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन या स्वीडन। ये कहाँ स्थित है? तो अंडालूसिया जो आपका है, अंडालूसिया सरकार द्वारा इबेरियन भेड़ियों के संरक्षण के लिए संचालित कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2020 के आंकड़े से संबंधित हाल ही में प्रकाशित किए गए रिपोर्ट के अनुसार अंडालूसिया एक स्पेनिश स्वायत्त क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका स्पेन में है। आगे बढ़ेंगे, आपको पहले यहाँ से ये क्वेश्चन देख लेना है, फिर हमें आगे बढ़ना है, आगे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो ये आपके 59, 60, 61 तक कंप्लीट हो गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित रख सकता है? ठीक है, 4 माह, 6 माह, 3 माह या 1 माह। ये राज्य विधान परिषद के विषय में यानी स्टेट लेजिस्लेचर के विषय में बात हो रही है। तो किसी साधारण विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति राज्य विधानसभा में निहित है, ठीक है। राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिक से अधिक 4 महीने, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने की अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। तो विकल्प क्या होगा हमारा? अधिकतम से अधिकतम 4 महीने, ठीक है। टोटल दोनों को जोड़ के बोल रहे हैं। निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करती है। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, बहुमत का शासन, राजनीतिक स्थायित्व या साझा राष्ट्रीय एजेंडा, ठीक है। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व या राजनीतिक स्थायित्व, इनमें से क्या सही होगा ये बताना है। तो पहले आप लोग देखोगे इसमें से क्या आंसर होगा, आपका आंसर क्या आ रहा है वो बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, तो क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। आपको लग सकता है कि बहुमत का शासन या राजनीतिक स्थायित्व, बट ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब इन चारों में से कोई एक है जो नहीं आता। तो सीवीसी की स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 1964 में श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी और 2003 में संसद ने सीवीसी को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए सीवीसी अधिनियम लागू किया। सीवीसी किसी मंत्रालय विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं है, यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो क्या हो जाएगा, केंद्रीय सीवीसी का मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, कह रहे हैं ग्राम सभा में शामिल है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। ग्राम सभा में कौन कौन शामिल है? पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता, गांव के सभी बुजुर्ग सदस्य, गांव की जनजातीय आबादी या ग्राम सभा के प्रमुख सदस्य। ठीक है, ग्राम सभा में सम्मिलित हैं। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि पूरे गांव में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो नाबालिग, वो भी नहीं शामिल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। गांव के सभी बुजुर्ग सदस्य ही खाली क्यों भाई, 18 साल वाले भी तो वोट देते होंगे ना, इसलिए। तो क्या हो जाएगा, पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है? राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना। राज्य परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य की राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें क्या यहाँ पर सही है वो बताना है। भारतीय संविधान किसी विधेयक पर दोनों राज्य विधानमंडल के सदनों के बीच असहमति का हल करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के आयोजन की व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये तो आपका सही हो गया। नहीं करता है तो सही है। ठीक है, राज्य परिषद, ये कह रहे हैं राज्य परिषद की बात। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों के विपरीत राज्य विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल जो सदस्य संख्या की 1/3 तथा न्यूनतम 40 निर्धारित है। इसका अर्थ है कि परिषद के सदस्यों की संबंधित संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो सेकंड भी आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। कह रहे हैं अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राज्य विधानमंडल। यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं अवशिष्ट विषयों पर, तो अब इसलिए संसद। राष्ट्रपति कानून नहीं, सर्वोच्च न्यायालय तो अपना अलग ही काम करता है, वो कहाँ कानून बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गए। सर्वोच्च न्यायालय हमारा क्या है, न्यायपालिका है, तो वो यहाँ पर कार्यपालिका या विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियों के विषय में राज्य विधानमंडल को इतनी शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं कि वो इसमें कानून बना सके। तो किसको प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। ठीक है, चलो हमने यहाँ 62 से देखे हैं, तो इनको कंप्लीट करते हुए देखते चलिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं बढ़िया से, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे फिलहाल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक या कार्य साधक संख्या कोरम है। सदन के कुल सदस्यों का आधा, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या या सदन के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन ही सही रहेगा, इसको बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? अभी हमने इसके पहले ही क्वेश्चन देखे हैं दूसरे नंबर पे, तो ये आपकी किसके, मतलब बहुत सिंपल है, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो श्री के संथानम की समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये एक वैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, ये किसी उसमें नहीं है, मतलब ये संसद के प्रति उत्तरदायी, ये बताया था। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट को सूची से सम्मिलित करना है। 243D सीटों का आरक्षण, 243E पंचायतों की अवधि, 243I वित्त आयोग का गठन या 243L केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। ये सभी अच्छे से आपको पंचायती राज में पढ़ते हैं तब आपको ये सारे आर्टिकल मिलते हैं। अब हमें यहाँ कूट बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपके सारे ही कूट सही सुमेलित हैं, मतलब A1, B2, C3 एंड D4, यानी चारों ही ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं। तभी 70 नंबर तक क्वेश्चन रखते हैं, फिर हम इसके आगे इसके सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बहुत सारा प्यार हमें दे रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब भी खूब कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।